एक सेकंड के लिए जो फोन आपके हाथ में है उसको देखिए। पता है, इसके पार्ट्स हो सकता है चाइना, कोरिया और ताइवान से आए हैं। और आपकी जो फेवरेट जीन्स है उसका डिजाइन अमेरिका का, कॉटन इंडिया का और शायद बनी बांग्लादेश में है। ये सब पॉसिबल कैसे है? इसके पीछे है एक सिंपल सा वर्ड, ग्लोबलाइजेशन। तो आज चलिए इसी को डिकोड करते हैं, समझेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या और 1991 में इंडिया ने ऐसा क्या किया जिसने पूरी गेम ही बदल दी। ऑल राइट, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पूरी दुनिया एक गांव जैसी क्यों बन गई है। फिर हम टाइम ट्रैवल करके जाएंगे 1991 में, इंडिया का वो टर्निंग पॉइंट देखने। उसके बाद हम उन 3 जादुई चाबियों यानी एलपीजी को समझेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। फिर देखेंगे कि नए इंडिया में क्या सिर्फ फायदे ही हुए, और एंड में हम सिक्के के दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, पर बिलीव मी, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग देशों का आपस में जुड़ना। और ये जुड़ना इतना गहरा और तेज है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज जैसी लगने लगती है। सोच के देखिए, एक बड़ा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे से ट्रेड, टेक्नोलॉजी और आइडियाज के जरिए कनेक्टेड है। तो इस ग्लोबल विलेज में होता क्या है? यहाँ पर चीजें, पैसा, लोग सब बॉर्डर्स के पार आसानी से आ जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन तो लाइट की स्पीड से पूरी दुनिया में फैल जाती है। और इस पूरे सिस्टम के जो सबसे बड़े ड्राइवर हैं वो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जिनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी एमएनसीज। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। पहले हर देश एक सेल्फ सफिशिएंट गांव जैसा था, सब कुछ खुद ही बनाते थे, चॉइस बहुत लिमिटेड थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया एक बहुत बड़े मेले की तरह हो गई, जहां हर गांव दूसरे गांव से सामान खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। इससे वैरायटी तो बढ़ी, पर हाँ, एक गांव की प्रॉब्लम अब दूसरे गांव तक भी पहुंच जाती है। अब थोड़ा इन एमएनसीज को आसान शब्दों में समझते हैं। ये बेसिकली ऐसी कंपनीज हैं जिनका हेड ऑफिस एक देश में हो सकता है, पर उनकी फैक्ट्रीज और ऑपरेशंस पूरी दुनिया में फैले होते हैं। ये वहां प्रोडक्शन करना पसंद करते हैं जहां उन्हें सस्ते में अच्छा लेबर और रिसोर्सेज मिल जाएं, ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एमएनसी सिर्फ दुनिया भर में सामान बेचती नहीं है, ये बनाती भी ग्लोबली है। मतलब जो ब्रांडेड शूज आप पहनते हैं, हो सकता है उनका लेदर अर्जेंटीना से आया हो, उन्हें बनाया वियतनाम में गया हो, डिजाइन इटली में हुआ हो, और फिर वो इंडिया में आपको बेचे गए हों, सब एक ही ब्रांड के नाम पर। अमेजिंग, राइट? तो सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया इतनी ओपन हो रही थी, तब इंडिया इस ग्लोबल स्टोरी में कहाँ था? चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं टाइम मशीन में, सीधा 1991 से पहले के इंडिया में। 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी एक बंद कमरे जैसी थी। हमने बाहर की कंपनीज और प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी थी, जिन्हें कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। मकसद था अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, और देश के अंदर छोटी से छोटी फैक्ट्री शुरू करने के लिए भी सरकारी परमिशन यानी लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। इसी दौर को लाइसेंस राज के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस प्रोटेक्शनिज्म की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। हमारी ग्रोथ बहुत बहुत स्लो थी। और फिर जैसा आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, 1991 में एक परफेक्ट स्टॉर्म आया। गल्फ वॉर शुरू हुई, ऑयल के दाम आसमान छूने लगे और इंडिया की इकोनॉमी लड़खड़ाने लगी। हालात कितने खराब थे, इतने कि इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसी थी ना, यानी डॉलर्स, वो बस 3 हफ्ते के इंपॉर्टेंट सामान खरीदने के लिए बची थी। दैट्स इट, 3 हफ्ते। हम डिफॉल्ट करने की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थे। कैन यू इवन इमेजिन? देश को इमरजेंसी लोन लेने के लिए अपना गोल्ड, अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। दैट्स हाउ क्रिटिकल इट वॉज। ऐसे में मजबूरी में इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम मदद करेंगे, पर एक शर्त है, और वो शर्त थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। बेसिकली उन्होंने कहा कि अब आपको इस बंद कमरे के दरवाजे खोलने ही होंगे। और तब इंडिया की गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। उन्होंने दरवाजे खोलने का फैसला किया, और इस बड़े बदलाव को लाने के लिए 3 जादुई चाबियों का इस्तेमाल किया गया। ये चाबियां हैं LPG रिफॉर्म्स। तो चलिए इन तीनों चाबियों को एक एक करके आराम से समझते हैं। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन।
इन तीनों ने मिलकर इंडियन इकोनॉमी की पूरी कहानी ही बदल दी। पहली चाबी थी लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। इसका सिंपल सा मतलब था बिजनेस करने के रास्ते में जो सरकारी रुकावटें थीं उन्हें हटाना। और सबसे बड़ा निशाना था लाइसेंस राज, जिसने इंडियन इंडस्ट्री को जैसे जकड़ के रखा हुआ था। मतलब अब बिजनेस शुरू करने के लिए लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ता, विदेश से सामान मंगाने पर टैक्स कम हो गया। अब ये जरूरी क्यों है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1991 से पहले एक सिंपल सा स्कूटर खरीदने के लिए भी सालों की वेटिंग होती थी। आज आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब लिबरलाइजेशन का ही रिजल्ट है। दूसरी चाबी थी प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण। इसका मतलब था सरकारी कंपनीज को या तो प्राइवेट कंपनीज को बेचना, या फिर प्राइवेट कंपनीज को भी उस सेक्टर में कम्पीट करने की इजाजत देना। आइडिया सिंपल था, कंपटीशन बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ और कस्टमर को बेटर सर्विस दो। इसका भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। एक जमाना था जब टेलीफोन कनेक्शन के लिए सिर्फ BSNL होता था और कनेक्शन लेने में महीने लग जाते थे। आज आपके पास इतनी सारी मोबाइल कंपनीज हैं, सब आपको बेहतर सर्विस, बेहतर प्राइस देने के लिए आपस में कम्पीट कर रही हैं। यही तो है प्राइवेटाइजेशन का असर। और तीसरी और आखिरी चाबी थी ग्लोबलाइजेशन। मतलब इस बार हम सिर्फ दरवाजे नहीं खोल रहे थे, बल्कि हम विदेशी कंपनीज और विदेशी पैसे को, जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इंडिया आने के लिए एक्टिवली इनवाइट कर रहे थे। एक तरह से ये ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का ऑफिशियल वेलकम था। तो ठीक है, ताले खुल गए, दरवाजे खोल दिए गए, वेलकम साइन भी लगा दिया, पर इस नए ओपन इंडिया का रिजल्ट क्या निकला, इसका इमीडिएट असर कैसा था, चलिए देखते हैं। असर बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, वो पैसा जो विदेशी कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज लगाने के लिए लाती हैं, उसकी जैसे बारिश हो गई। इस चार्ट को देखिए, 1991 में जो सिर्फ $132 मिलियन था, वो अगले कुछ सालों में बढ़कर $5.3 बिलियन तक पहुंच गया। व्हाट अ मैसिव जंप। और ये जो नया पैसा आ रहा था, ये उन स्टेट्स में सबसे ज्यादा जा रहा था जहां पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, रोड्स, स्किल्ड लोग बेहतर थे, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात। इससे ये स्टेट्स बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस बन गए। इस इन्वेस्टमेंट और कंपटीशन ने इंडियन इकोनॉमी में एक नई जान फूंक दी। एक तरफ हम जैसे कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस की बहार आ गई, और दूसरी तरफ खासकर IT और सर्विस सेक्टर्स में लाखों नई जॉब्स पैदा हुई। तो पुट इट इन पर्सपेक्टिव, इंडिया की इकोनॉमी जो 1991 में करीब $266 बिलियन की थी, वो 2018 तक $2.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी तक हमने चमकता हुआ पहलू देखा, पर अब वक्त है दूसरे पहलू को भी देखने का। इस तेज बदलाव के साथ क्या चैलेंजेस आए? और यहाँ आकर कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देखिए, देश का इकोनॉमिक पाए तो बड़ा हुआ, नो डाउट, पर वो सब में बराबर नहीं बटा। अमीर और गरीब के बीच का गैप और बढ़ गया। इसको ऐसे सोचिए, जब समुद्र में लहर उठती है तो बड़ी बड़ी शिप्स तो और ऊपर चली जाती हैं, पर छोटी नावों के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स और किसानों के साथ हुआ। और ये स्लाइड ये इस बढ़ते हुए गैप को बिल्कुल साफ दिखाती है। 1991 में देश की टोटल इनकम का 35% हिस्सा टॉप 10% अमीर लोगों के पास था। रिफॉर्म्स के बाद 2014 तक ये शेयर बढ़कर 57% हो गया। मतलब अमीर और भी तेजी से अमीर होते गए। और एक और चैलेंज सामने आया। ये एनालॉजी उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनना एक बहुत बड़े व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बनने जैसा है। आपको अपॉर्चुनिटीज और इन्फॉर्मेशन तो फास्ट मिलती है, पर ग्रुप में होने वाले झगड़ों और फेक न्यूज का असर आप पर भी पड़ता है। अब अगर अमेरिका में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो उसकी आंच इंडिया में IT जॉब्स तक पहुंच जाती है। हम अब आइसोलेटेड नहीं रहे। तो अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा पॉज कीजिए और सोचिए, आपकी पर्सनल डेली लाइफ में ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है? हो सकता है आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज। और सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वी वुड लव टू नो। तो एंड में बात यही है, ग्लोबलाइजेशन एक सुपर फास्ट ट्रेन है जो अब रुकने नहीं वाली। इसने इंडिया को जबरदस्त मौके दिए हैं, पर साथ ही साथ नई चुनौतियां भी लाई हैं। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि हम इस ट्रेन पर चढ़ें या नहीं, हम तो ऑलरेडी इस पर सवार हैं। असली सवाल ये है कि हम इसकी ड्राइवर सीट पर कैसे आ सकते हैं, ताकि हम इसकी डायरेक्शन तय कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि इसका फायदा देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?